हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे। वहां पे हम लोगों ने देखा कि एनिमल्स में किस तरह से सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन को मीडिएट करते हैं। ठीक है, कुल मिला के हम लोगों ने वहां पे को ट्रांसपोर्ट की बात की। एनिमल में किस तरह से मॉलिक्यूल्स का को ट्रांसपोर्ट होता है ड्यूरिंग द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स होते हैं एनिमल्स में, खास करके जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है। एक बार फिर से मैं आपको रिफ्रेश करता हूं। मान लीजिए एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसी सेल की, तो यहाँ पे क्या होगा, एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है जो कि एक पी टाइप एटीपेज है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, ये क्या करता है, 3 सोडियम बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम अंदर की तरफ ले आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे सेल के आउटसाइड में सोडियम आयन का एक ग्रेडियंट बन जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट आप कह सकते हैं, यहाँ पे सोडियम आयन का बन जाता है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को, सोडियम का जो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बना हुआ है, इसकी वजह से जब सोडियम का डाउनहिल मूवमेंट होने लगता है, मतलब सोडियम बाहर से अंदर की तरफ जब आना शुरू करेगा, डाउनहिल मूवमेंट जब करेगा, तो इस दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका यूटिलाइजेशन ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर करेगा किसी दूसरे मॉलिक्यूल के अपहिल मूवमेंट में। ठीक है, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, जो कि थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल है, इसको एनर्जी इनपुट देना पड़ेगा। तो एनर्जी कहां से आएगी, इस सोडियम आयन के अप डाउनहिल मूवमेंट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको यूटिलाइज करके ये को ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल के अपहिल मूवमेंट को प्रमोट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से एनिमल्स में जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस होती थी वो मीडिएट होती है। ये मैंने आपको बताया, ग्लूकोज का एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया था। ठीक है, ग्लूकोज की तरह ही बिल्कुल अमीनो एसिड का भी ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में इसी तरह से होता है। सोडियम अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्टर, या आप कहें सोडियम अमीनो एसिड सिम्पोर्टर के थ्रू होता है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस होती है वहां पे। ठीक है, ग्लूकोज के केस में मैंने आपको बताया था 2 सोडियम आयन अंदर जाते हैं तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंदर चला जाता है। खास करके एपिथेलियल सेल जो होती है, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स, वहां पे प्रोसेस देखी गई। हमने ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट के दौरान इस चीज को एक्सप्लेन किया। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि प्लांट्स में किस तरह से सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो प्लांट में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका अपहिल मूवमेंट होता है बाय द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान जो एनर्जी यूटिलाइज होती है वो किसी दूसरे आयनिक स्पीसीज या फिर आप कहें दूसरे सॉल्यूट के डाउनहिल मूवमेंट से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और ओरिजिनली ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर के थ्रू बनता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो समझने के लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं। बाहर बाहर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं कि प्लांट सेल में आखिर आउटर लेयर क्या होती है, इनर लेयर क्या होती है, कौन कौन से वहां पे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो प्लांट सेल के सबसे बाहर अगर हम लोग बात करें तो एक सेल वॉल होगी। ठीक है, ये क्या होगी, ये सेल वॉल होगी। तो यहां पे आउटर बाउंड्री क्या होगी, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के बाद जो है अंदर की तरफ क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। ठीक, सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक, अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाकी की चीजें, वहां पे जो ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और वहीं पे प्रेजेंट होगी वैक्यूल्स। ठीक है, वहीं पे क्या होगा, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स। ठीक, तो यहाँ पे हमें इन्हीं 3 चीजों का काम है, इसलिए मैं इन 3 चीजों को ही यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि हम इन्हीं के क्रॉस ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, इसलिए अभी हमें इन्हीं 3 से मतलब है, तो मैं इन 3 को आपको बना के दिखाया। सबसे बाहर सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के बाद आपका आता है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपका साइटोप्लाज्म होगा, जहां पे आपके न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बाकी के ऑर्गेनेल, और साथ साथ मैंने आपको बताया कि वैक्यूल्स वहां पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहां पे आपको एक स्पेस दिख रहा होगा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का, ये स्पेस, इसको कहा जाता है एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट। ठीक है, ये जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है इसको एपोप्लास्ट कहा जाता है।
ठीक है, कोई भी चीज अगर सेल वॉल को क्रॉस करके सेल के अंदर आती है तो सबसे पहले वो एपोप्लास्ट में पहुंचती है। ठीक है, कैसे आती है? क्योंकि जो सेल वॉल होती है वो फ्रीली परमिएबल होती है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। सेल वॉल जो होती है वो फ्रीली परमिएबल होती है। ठीक, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल सेल वॉल को क्रॉस करके अंदर आ सकता है। ठीक है, अगर वो सेल वॉल को क्रॉस करके अंदर आ गया तो वो एपोप्लास्ट में आकर के रुक जाता है। एपोप्लास्ट में आकर के रुक इसलिए जाता है क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिव परमिएबल होती है। ठीक है, इतनी बात मुझे लगता है आपके समझ में आ गई। ठीक, अब मैं इस चीज को एक एक करके आपको बताता हूं कि कोई मॉलिक्यूल अगर उसका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना है तो वो सेल मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करेगा। सबसे पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। तो जैसा कि अभी भी मैंने बनाया, मैंने कहा कि सबसे बाहर है आपकी सेल वॉल। अब मैं थोड़ा थोड़ा ही बना रहा हूँ। ये आपकी सेल वॉल थी, मैंने कहा ये सेल वॉल है। ठीक है, और उसके नीचे आपकी सेल मेम्ब्रेन थी। ठीक है, ये आपकी क्या थी? सेल मेम्ब्रेन। ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, और यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म है। अभी हम वैक्यूल को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ये आपका साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि प्लांट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटॉन पंप पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्लांट्स के पास प्रोटॉन पंप पाए जाते हैं और इसके अलावा कहीं कहीं पे कैल्शियम पंप पाए जाते हैं। वहां पे सोडियम पोटेशियम पंप नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो जो प्रोटॉन पंप होते हैं वो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था। मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पे प्रोटॉन पंप प्रेजेंट है। ये क्या है? ये एक प्रोटॉन पंप है। ठीक, और ये प्रोटॉन पंप क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है इसलिए किस टाइप का प्रोटॉन पंप होगा? ये हमारा पी टाइप एटीपेज होगा। पी टाइप पंप, ये हमारा पी टाइप पंप है क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। वी टाइप होता तो वैक्यूल में, लाइसोसोम में, ऐसी जगहों पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन पंप क्या करता है? ये क्या करता है? ये यहां से, कहां से? ये साइटोसॉल से एपोप्लास्ट में, ये वाला पोर्शन क्या है? एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट, ठीक है, एपोप्लास्ट। ये क्या करता है? साइटोसॉल से, ये साइटोसॉल है, अभी मैंने बनाया था साइटोसॉल। साइटोसॉल से प्रोटॉन्स को एपोप्लास्ट में पंप करता है। ठीक है, फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। इट मीन्स ये एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेगा और वो एनर्जी कहां से आएगी? एटीपी से आएगी। एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये पी टाइप एटीपी है। ये क्या कर रहा है? ये प्रोटॉन को साइटोसॉल से एपोप्लास्ट में भेज रहा है। ठीक है, फ्रॉम द अप हिल मूवमेंट। ठीक है, अप हिल मूवमेंट करा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एपोप्लास्ट में प्रोटॉन का एक अच्छा खासा ग्रेडियंट बन जा रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन जा रहा है। जैसे वहां पे जो है सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहा था? सेल के बाहर ईसीएम में क्या कर रहा था? वो ईसीएम में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहा था। उसी तरह से यहाँ पे जो ये प्रोटॉन पंप प्रेजेंट है वो क्या करेगा? साइटोसॉल से एपोप्लास्ट में प्रोटॉन की पंपिंग करेगा और यहाँ पे प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनाएगा। ठीक है, अब इस प्रोटॉन का जब डाउनहिल मूवमेंट होगा तो बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अपहिल ट्रांसपोर्ट में यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को यूटिलाइज करके मूव करके आते हैं? मैं आपको एक अलग स्ट्रक्चर में बना के दिखाने की कोशिश करता हूं। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन होता है बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो प्लांट होती है उनकी सेल्स में सबसे बाहर सेल वॉल होती है। मैंने आपको सेल वॉल दिखाया और उसके बाद सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस जो एपोप्लास्ट है और फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक, सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मौजूद हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, वो ट्रांसपोर्टर्स हैं। ठीक है, अभी इतना जानिए आप। फिर मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक प्रोटॉन पंप होता है जो कि बेसिकली एक पी टाइप एटीपेज है। वो क्या करता है? प्रोटॉन को साइटोसॉल से, ये हमारा साइटोसॉल है, ठीक है, साइटोसॉल से एपोप्लास्ट में पंप करते हैं। ठीक है, साइटोसॉल से एपोप्लास्ट में। ठीक है, अब एपोप्लास्ट में क्या है? एक प्रोटॉन का पूरा अच्छा खासा एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ है। यहाँ पे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बहुत हाई है। ठीक है, और इसी हाई कंसंट्रेशन वाले प्रोटॉन का जो हाई कंसंट्रेशन है, इसका जब डाउनहिल मूवमेंट होगा तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो कि सेल्स के अंदर एंटर करते हैं सेल वॉल के थ्रू, तो वो एंटर होकर के आ जाते हैं क्योंकि सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है।
आकर के कहाँ फंस जाते हैं, एपोप्लास्ट में, क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो एपोप्लास्ट में जो मॉलिक्यूल एक्यूमुलेटेड हैं वो कहाँ पे, वो आसानी के साथ सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। कैसे क्रॉस करेंगे, वो प्रोटॉन के डाउन हिल मूवमेंट में जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नाइट्रेट अगर सॉइल से आया हुआ है, नाइट्रेट अगर आया हुआ है, तो नाइट्रेट का जो इंपोर्ट होता है सेल के अंदर, वो नाइट्रेट प्रोटॉन सिम्पोर्ट के थ्रू होता है, नाइट्रेट प्रोटॉन सिम्पोर्टर के थ्रू होता है। ठीक, इसके अलावा क्लोराइड आयन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, क्लोराइड आयन का भी ट्रांसपोर्ट जो होता है सेल के अंदर वो सिम्पोर्ट के थ्रू होता है। इसके अलावा सुक्रोज की अगर हम लोग बात करें, हम लोग बात करेंगे जब हम लोग ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटो एसेम्बलेट्स की हम लोग बात करेंगे, तो वहाँ पे सुक्रोज का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो तरह से होता है, एक सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एपोप्लास्टिक ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो एपोप्लास्टिक ट्रांसलोकेशन के दौरान सुक्रोज भी यहाँ आकर के एक्युमुलेट हो जाता है। ठीक है, तो भी सेल के अंदर कैसे मूव करता है, वो भी प्रोटॉन सिम्पोर्टर के साथ मूव करता है सुक्रोज। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे और भी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इस मूव करते हैं सेल के अंदर, जैसे कि बहुत सारी अमीनो एसिड्स हो गई, अमीनो एसिड्स, ठीक है, पेप्टाइड्स हो गए, पेप्टाइड्स, प्रोटॉन सिम्पोर्ट के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह से प्रोटॉन सिम्पोर्ट बहुत सारे मॉलिक्यूल, बहुत सारे ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं जिनका एपोप्लास्ट से साइटोसॉल की तरफ मूवमेंट को मेडिएट कराता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन द प्लांट सिस्टम। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वहां पे जो यूज होगा वो प्रोटॉन का यूज होगा, और ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, मैं आपको जब कुछ की पॉइंट्स आगे चल के मैं एक लेक्चर में सारा जो की पॉइंट्स हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड उनके बारे में मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा, तो उस की पॉइंट में मैं आपको सारी चीजें पॉइंट वाइज लिखा दूंगा कि कौन कौन से वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स जो सेल के अंदर मूव करके आ रहे हैं, या फिर सेल में कोई मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बहुत हायर अमाउंट में, जैसे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं या फिर मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं, या फिर ये जो आयन मूव करके साइटोसॉल में आ रहे हैं, इनका कंसंट्रेशन अगर साइटोसॉल में ज्यादा हो जाता है तब क्या होगा। ठीक है, तो साइटोसॉल की एक अपनी कैपेसिटी होती है, वो एक कैपेसिटी तक ही इन सारी चीजों को यहाँ पे अकोमोडेट कर सकती है। उसके बाद क्या होता है कि साइटोसॉल से उन सारे मेटाबोलाइट्स का या फिर आयन का ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है वैक्यूल्स के ल्यूमेन में, और वो सारी चीजें वैक्यूल्स में जाके स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स या फिर जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं, मेटाबोलाइट्स जो यहाँ पे अपने आप से प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो किस तरह से वैक्यूल्स में मूव करेंगे, अब हम लोग उसकी बात करते हैं। जब मैंने अभी प्लांट की सेल बनाया था तो मैंने आपको दिखाया था कि सबसे बाहर थी आपकी सेल वॉल, ठीक है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन थी। ठीक है, ये आपकी सेल वॉल थी और ये आपकी सेल मेम्ब्रेन थी। ठीक, फिर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर साइटोसॉल होगा, और मैं पूरा बना नहीं रहा हूं, अगर मैं इसको पूरा बनाऊं तो सेल बन जाएगी। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूं। अगर इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में आपका साइटोसॉल है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोसॉल है, और वहां पे आपके ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि वहां पे वैक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो वैक्यूल्स, मान लीजिए ये एक वैक्यूल है, ठीक है, ये एक वैक्यूल है। वैक्यूल्स के पास बहुत सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। बहुत सारी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, तो उनमें से कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, यहाँ पे एक प्रोटॉन पंप पाया जाता है। ठीक, यहाँ पे भी क्या पाया जाता है, एक प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन पंप पाया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या, ये बेसिकली कौन सा प्रोटॉन पंप होता है, मैंने आपको बताया था वी टाइप एटीपेज होता है, वी टाइप एटीपेज। ठीक, ये वी टाइप एटीपेज होता है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे एक और प्रोटॉन पंप पाया जाता है जिसको पावर, ये एटीपेज है, इसको एटीपी से पावर मिलती है। एक और प्रोटॉन पंप पाया जाता है जिसको पायरोफॉस्फेट से पावर मिलती है। ये क्या है, प्रोटॉन पी पेज, इसको कहते हैं प्रोटॉन पी पेज, या आप कहें प्रोटॉन पायरोफॉस्फेटेज। ठीक है, ये क्या है, प्रोटॉन पी पेज है। इसको जो पावर मिलती है वो मिलती है पायरोफॉस्फेट से।
पायरोफॉस्फेट, ये पायरोफॉस्फेट ड्रिवेन होता है। और दूसरा जो प्रोटॉन पंप यहाँ पे प्रेजेंट है वो हमारा वी टाइप एटीपी होता है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके करते क्या हैं, ये दोनों प्रोटॉन की पंपिंग करते हैं फ्रॉम द साइटोसॉल। ये हमारा क्या है, साइटोसॉल है, साइटोसॉल। ये क्या करते हैं, साइटोसॉल से वैक्यूल के ल्यूमेन, ये क्या है, वैक्यूल है, वैक्यूल है, और ये वैक्यूल है और वैक्यूल का ल्यूमेन है बेसिकली, ये ल्यूमेन वाला पोर्शन है और ये साइटोसॉलिक पोर्शन। फिर यहाँ ये क्या करते हैं, ये जो एटीपेजेज हैं, ये प्रोटॉन पी पेज है, क्या करता है, पायरोफॉस्फेट को यूटिलाइज करता है, पायरोफॉस्फेट को यूटिलाइज करता है और प्रोटॉन की पंपिंग करता है, जहां पे प्रोटॉन की पंपिंग करेगा। ठीक है, और ये जो वी टाइप एटीपेज है ये क्या करेगा, ये एटीपी का यूटिलाइजेशन करेगा, ये एटीपी को यूटिलाइज करेगा, एडीपी, और ये भी क्या करेगा, प्रोटॉन की पंपिंग करेगा यहाँ पे। ठीक है, प्रोटॉन पंप करेगा। डिफरेंस दोनों में क्या है कि जो हमारा प्रोटॉन पी पेज है वो केवल एक प्रोटॉन पंप करता है, अगर वो एक पायरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करेगा तो एक प्रोटॉन की पंपिंग करेगा। लेकिन वी टाइप एटीपेज क्या करता है, अगर ये एक एटीपी को यूटिलाइज कर रहा है तो ये दो प्रोटॉन की पंपिंग करता है। ये दोनों में डिफरेंस है, इसको आप याद रखिएगा। वी टाइप एटीपेज एक बार में दो प्रोटॉन पंप करता है, जबकि प्रोटॉन पी पेज या पायरोफॉस्फेट ड्रिवेन जो प्रोटॉन पंप है वो एक बार में एक प्रोटॉन की पंपिंग करता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनने लगेगा। ठीक है, यहाँ अंदर में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे तो और इंपॉर्टेंट चैनल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है नाइट्रेट चैनल, वो क्या करता है, जैसे जैसे यहां से प्रोटॉन अंदर आता है ये नाइट्रेट को अंदर में भेजता है, नाइट्रेट को अंदर भेजना शुरू करता है। और दूसरा एक क्लोराइड आयन चैनल होता है, क्लोराइड आयन चैनल होता है, ये क्या करता है, क्लोराइड आयन को अंदर में भेजता है। ठीक है, ये जो क्लोराइड और नाइट्रेट का मूवमेंट है ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। तो कैसे हो जाता है, तो चैनल के थ्रू कैसे हो जाता है, चैनल के थ्रू ये ऐसे हो जाता है क्योंकि अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट अंदर की तरफ ज्यादा है, बाहर निगेटिव चार्ज ज्यादा है, जिसकी वजह से ये निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ में मूव कर जाते हैं। इसकी वजह से इस पूरे मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि जो इन साइड में जो इसका अंदर वाला पोर्शन है, वैक्यूल का ल्यूमेन जो है, वहां पे एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। ठीक है, वहां पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, मतलब अंदर की तरफ मोर पॉजिटिव हो जाता है और बाहर की तरफ निगेटिव हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया है। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बन गया, पीएच का भी ग्रेडियंट बन गया, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन का मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब अंदर का पीएच क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। मैंने आपको बताया था एसिडिफिकेशन ऑफ वैक्यूल इज मीडिएटेड बाय वी टाइप एटीपेज। ठीक है, तो एसिडिफिकेशन हो रहा है, यहाँ का जो पीएच है वो अराउंड 3 to 6 होता है, एसिडिक पीएच हो जाता है। ठीक है, इतनी बात हमें लग रहा है आपके समझ में आ गई। यहाँ पे इस तरह से ये दोनों जो ये हमारा जो एटी पेज है और ये जो दोनों चैनल है ये मिलके क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन का एक ग्रेडियंट बना दे रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज का ग्रेडियंट बना दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ साइटोसॉल में ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, हायर अमाउंट में इकट्ठे हो रहे हैं, उनका यहाँ पे मूवमेंट होगा। ठीक, वो मूवमेंट क्या होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्यों, क्योंकि वैक्यूल्स में पहले से ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वहां पे जमा होंगे, इतने मॉलिक्यूल जमा होंगे जितने कि यहाँ बन नहीं रहे हैं उससे ज्यादा यहाँ पे जमा होंगे। ठीक है, तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट किस तरह से होगा, यहाँ पे बहुत सारे एंटी पोर्टर्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन बाहर जाता है, प्रोटॉन और अदर मॉलिक्यूल्स के एंटी पोर्टर्स पाए जाते हैं। सपोज दैट यहाँ पे सुक्रोज का मूवमेंट होना है, आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो शुगर बनती है बेसिकली वो सुक्रोज होती है। ठीक है, तो साइटोसॉल में बनती है। ठीक, हायर अमाउंट में बनना शुरू हो जाती है तो साइटोसॉल में एक्युमुलेट होने लगेगी। ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, वैक्यूल में स्टोर कर दिया जाता है। दिन में फोटोसिंथेसिस के दौरान में सुक्रोज बना, उसको वैक्यूल्स में स्टोर कर दिया गया। रात के टाइम में जब केल्विन साइकिल स्टार्ट होती है तो उसको बाहर निकाल लिया जाता है और एटीपी उससे एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, तो यही कुल मिला के प्रोसेस होती है। तो मैं बताऊंगा आपको फोटोसिंथेसिस में इसके बारे में। तो होता क्या है, यहाँ पे जो सुक्रोज बना आपका साइटोसॉल में, ये साइटोसॉल है, अगर साइटोसॉल में क्या बना, सुक्रोज। ठीक, सुक्रोज बना। अब ये सुक्रोज क्या होगा,
ये अंदर चला आएगा। कब अंदर आएगा? जब एक प्रोटॉन बाहर जाएगा। अब प्रोटॉन के डाउन हिल मूवमेंट में जो एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हुई, उसका यूटिलाइज इस एंटी पोर्टर ने क्या किया? सुक्रोज को अंदर लाने में किया। किस तरह का ये ट्रांसपोर्टर है? ये एंटी पोर्टर है। ठीक इसी तरह से मान लीजिए नाइट्रेट बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जा रहा है सेल में, तो क्या होगा? नाइट्रेट अंदर चला आएगा। ठीक, हेक्सोज हैं, बहुत सारी हेक्सोजेस होते हैं। हेक्सोज जैसे ग्लूकोज हो गया, मान लीजिए हेक्सोज, तो वो भी इसी तरह से हेक्सोज, प्रोटॉन बाहर आ गया। ठीक है, कैल्शियम आयन हो गया। कैल्शियम आयन बहुत ज्यादा अगर सेल के अंदर में है तो वो भी अंदर चला आएगा, कैल्शियम, प्रोटॉन बाहर जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कैडमियम आयन हैवी मेटल है। हैवी मेटल अगर साइटोसॉल में रहेगा तो बहुत सारी प्रोसेसेस को इनिशिएट भी कर सकता है और बहुत सारी प्रोसेसेस को इनहिबिट भी कर सकता है। ठीक है, तो फालतू में इनिशिएट होना और इनहिबिट होना दोनों ही हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए कैडमियम भी अंदर चला आता है इसी तरह से। ठीक, तो इस तरह से जो आयंस हैं उनको वैक्यूल में इकट्ठा करने का काम कौन करता है? बहुत सारे वहां पे प्रोटॉन और अदर मॉलिक्यूल्स के, जिस मॉलिक्यूल का मूवमेंट होना है उसके एंटीपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? ये पूरी प्रोसेस को मीडिएट करते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा अब मैंने आपसे कहा कि ये जो सुक्रोज होता है ये रात में बाहर आ जाता है जब केल्विन साइकिल चलती है। तो बाहर कैसे आएगा? तो बाहर आएगा ये सुक्रोज प्रोटॉन सिम्पोर्टर के थ्रू। ठीक है, सुक्रोज प्रोटॉन सिम्पोर्टर, सुक्रोज है बाहर आया और साथ में प्रोटॉन भी बाहर आ गया, तो अंदर जाएगा एंटीपोर्ट के थ्रू और बाहर आएगा सिम्पोर्ट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉमन सेंस की बात आप लोग जान लीजिए। अगर कोई चीज वैक्यूल्स से अंदर जा रही है, वैक्यूल्स के अंदर जा रही है, तो जाहिर सी बात है वो प्रोटॉन एंटीपोर्ट के थ्रू जाएगी। और अगर कोई चीज अपहिल मूवमेंट के दौरान कैसे वैक्यूल से बाहर आ रही है तो प्रोटॉन सिम्पोर्ट के थ्रू आएगी। ठीक है, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, ये बाहर ही निकलेगा, अंदर तो नहीं जा सकता, ये बाहर ही निकलेगा। ठीक है, जब बाहर निकलेगा तो उसके साथ में बाहर निकल आएगी। ठीक है, और जो चीज अंदर जा रही होगी तो प्रोटॉन बाहर आ रहा होगा और दूसरा मॉलिक्यूल अंदर जा रहा होगा। ठीक, तो अगर अंदर जाने की प्रोसेस हो रही तो एंटीपोर्ट के थ्रू होगी और बाहर आने की प्रोसेस हो रही तो वो सिम्पोर्ट के थ्रू होगी। ठीक, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरह से वैक्यूल्स में, प्लांट के वैक्यूल्स में सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू जो मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका एक्यूमुलेशन होता है। मेटाबोलाइट्स या फिर आप कहें तो आयंस का एक्यूमुलेशन होता है। ठीक, तो कुछ इस तरह से प्लांट्स में सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ बातें और मुझे आपको बतानी है जो आपको ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। खास करके प्लांट में ही आज मैं बात करूंगा। तो अगर हम केटायन ट्रांसपोर्टर्स की बात करें, केटायन चैनल की बात करें, ठीक है, तो केटायन चैनल्स जो होते हैं वो बेसिकली 6 क्लास के केटायन चैनल्स हैं जो कि अभी तक नोन है। 6 क्लासेस ऑफ केटायन channels are identified। ठीक, उनमें से जो वेल स्टडीज है वो है एक शेकर आयन चैनल। इन केटायन चैनल्स में से शेकर आयन चैनल जो है, शेकर आयन चैनल्स आर वेल स्टडीड, among them। जितने भी ये 6 जितने भी अभी तक नोन है उनमें से शेकर आयन चैनल जो है वो सबसे ज्यादा स्टडी किया गया है। और इस शेकर आयन चैनल बेसिकली क्या है? ये एक पोटेशियम आयन चैनल है। ठीक, और प्लांट्स के डेवलपमेंट में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पोलन ट्यूब में पाए जाते हैं। ये पोलन ट्यूब के इलोंगेशन के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उस समय क्या करते हैं? इलोंगेशन के दौरान जो ये पोटेशियम आयन चैनल होते हैं इनका इन्फ्लक्स होता है, जिसकी वजह से वाटर का इन्फ्लक्स वहां पे बन जाता है और पोलन इलोंगेशन में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लांट के जो ये शेकर आयन चैनल हैं, प्लांट शेकर आयन चैनल जो हैं ये बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव होते हैं। ठीक है, किसके लिए सिलेक्टिव होते हैं? पोटेशियम आयन के लिए। ये बहुत ही हाईली सिलेक्टिव होते हैं पोटेशियम आयन के लिए और ये बाई डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक, तो ये तो था थोड़ा सा शेकर आयन चैनल के बारे में, मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपसे सिंपल सा पूछ सकता है कि शेकर आयन चैनल
किस आयन के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, या प्लांट के पॉलन ट्यूब के इलोंगेशन में किस आयन चैनल का रोल होता है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग सिग्निफिकेंस की बात करें, ठीक है, ये जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बताया कि मेटाबोलाइट्स या फिर आयंस जब साइटोसॉल में इकट्ठा होने लगते हैं, एक्यूमुलेट होने लगते हैं, तो उनको वैक्यूल में स्टोर कर दिया जाता है बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर, या आप कहें तो प्रोटॉन एंटीपोर्टर के थ्रू उनको वहां पे एक्यूमुलेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस अगर हम लोग देखें तो एक सीधा सीधा एग्जाम्पल हो जाता है, ट्रांसजेनिक टोमेटोज जो होते हैं वहां पे एक प्रोटीन होती है जिसका ओवर एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, उनको ओवर एक्सप्रेस कराया जाता है बेसिकली। ठीक है, आपको पता होगा कि साल्ट कंटेनिंग जो सॉइल होती है वहां पे क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन वहां पे नहीं होता। तो साइंटिस्ट ने इस चीज को ओवरकम करने के लिए उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा प्लांट बनाएं या फिर हम एक ऐसी क्रॉप जनरेट करें जो कि सॉल्ट के लिए जो है वो सेंसिटिव ना हो, उसके लिए इनसेंसिटिव हो। ठीक है, तो इस चीज को करने के लिए उन्होंने क्या किया कि वैक्यूल्स के अंदर एक एंटीपोर्टर पाया जाता है, वैक्यूल्स में एक एंटीपोर्टर पाया जाता है जो कि क्या करता है। अब अगर हम साल्ट की बात करें तो सीधी सी बात आती है, वहां की सॉइल में क्या ज्यादा होगा, सोडियम क्लोराइड ज्यादा होगा। ठीक है, सोडियम आयन ज्यादा होगा। ठीक है, और क्लोराइड आयन भी ज्यादा होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वैक्यूल में एक एंटीपोर्टर पाया जाता है, सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्टर। वो क्या करता है, साइटोसॉल से सोडियम को अंदर भेजता है और वैक्यूल से प्रोटॉन को बाहर लाता है। ये वैक्यूल है, ठीक, क्या कर रहा है, सोडियम को वैक्यूल के अंदर भेज रहा है और प्रोटॉन को वैक्यूल से बाहर ला रहा है। मतलब साइटोसॉल में, ये अगर साइटोसॉल है, साइटोसॉल में सोडियम के कंसंट्रेशन को कम कर रहा है। ठीक, सपोज दैट ये सोडियम जो है सॉइल में था, सॉइल से एब्जॉर्ब होकर सेल में आ गया है और सेल के साइटोसॉल में है, तो क्या हो रहा है, साइटोसॉल से भी वैक्यूल में पड़ा हुआ है, तो नॉर्मल फिजियोलॉजी को ये अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इस पर्टिकुलर प्रोटीन को जो इनकोड करने वाला जीन है, इस एंटीपोर्टर को जो इनकोड करने वाला जीन है, उसको क्लोन किया। क्लोन करके उसकी ब्रीडिंग कराई नॉर्मल प्लांट के साथ, और फिर एक ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया जिसमें ये प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन, सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्टर ऑफ द वैक्यूलर सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्टर। वैक्यूल्स में जो सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्टर है वो क्या हो रहा था, ओवर एक्सप्रेस हो रहा था। ओवर एक्सप्रेस तो पहले से ही हो रहा है, लेकिन क्या किया, उसको ओवर एक्सप्रेस्ड करा दिया। ठीक, ज्यादा एक्सप्रेस करने लगा, बहुत सारे यहाँ पे सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्टर आ गए। अब क्या हुआ कि जब वो प्लांट को सॉल्ट कंटेनिंग सॉइल में जब उनको प्लांट किया गया, वहां पे उनको लगाया गया, उनको उगाया गया, तो देखा गया कि जो प्लांट थे वो नॉर्मली ग्रो कर रहे थे। ठीक है, और उनमें फ्लावरिंग भी हो रही थी और फ्रूट डेवलपमेंट भी हो रहा था। फ्लावरिंग और फ्रूट डेवलपमेंट क्यों हो रहा था, क्योंकि वहां पे ये प्रोटीन्स ओवर एक्सप्रेस कर रही थी, और वहां पे जो साल्ट कंटेंट सेल के अंदर जा रहा था, साइटोसॉल में जा रहा था, उसको क्या कर दे रहे थे, वैक्यूल में एक्यूमुलेट कर दे रहे थे, जिसकी वजह से साइटोसॉल में जो नॉर्मल फिजियोलॉजी चल रही थी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। ठीक है, और वो प्लांट आसानी से ग्रो कर रहे थे, फ्लावरिंग भी हो रही थी और फ्रूट डेवलपमेंट भी हो रहा था। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंगली उन प्लांट्स में एक चीज और देखा गया, उनमें ये देखा गया कि उन प्लांट्स की जो लीव्स थी, उन लीव्स में सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत हाई था। लीफ में सॉल्ट का कंसंट्रेशन हाई था, लेकिन फ्रूट, जो उनका फ्रूट वाला पार्ट था, वहां पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत लो था। ठीक है, अब इस पे स्टडी चल रही है, ऐसा क्यों हुआ है तो नहीं पता, लेकिन पॉसिबली जो वहां पे प्रोडक्शन हुई क्रॉप की, जो क्रॉप प्रोड्यूस हुआ वहां पे, उसकी वजह ये थी द ओवर एक्सप्रेशन ऑफ वैक्यूलर सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्टर। इनको ओवर एक्सप्रेस कराया गया था। इसका एग्जांपल है ट्रांसजेनिक टोमेटो। ट्रांसजेनिक टोमेटो में ये चीज सबसे पहले यूज की गई। ट्रांसजेनिक टोमेटो को बनाने के लिए जो ट्रांसजेनिक टोमेटो जो होते हैं उसमें सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्टर क्या होते हैं, वो हाईली एक्सप्रेस्ड होते हैं, ओवर एक्सप्रेस कराए जाते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग बात करें, अब देखिए ये तो क्या है, एक नॉर्मल प्लांट जो कि नॉर्मल सॉइल में प्रेजेंट होता है। तो फिर हैलोफाइट्स में ऐसा क्या होता है,
हेलोफाइट्स तो आसानी से ग्रो करते हैं, वहां पे ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से वो आसानी से ग्रो कर पाते हैं? ठीक है, तो हेलोफाइट्स में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसकी वजह से वो सॉल्ट ओवरली सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, सॉल्ट ओवरली सेंसिटिव। एसओएस रिस्पॉन्स आपको मैं लाइफ साइंस में दो जगह बताऊंगा। एक तो जब मैं आपको डीएनए का रिपेयर बताऊंगा तब मैं आपको एसओएस रिस्पॉन्स बताऊंगा। वहां पे सेव आवर सोल कहते हैं इसको, कि किसी तरह से भी भैया बस जीन को बचा लो, डीएनए को बचा लो। ठीक है, यहां पे एसओएस का मतलब होता है साल्ट ओवरली सेंसिटिव, साल्ट ओवरली सेंसिटिव। ठीक, जो हेलोफाइट्स होते हैं बेसिकली, हेलोफाइट्स या हेलो सॉरी हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स जो होते हैं वो साल्ट कंटेनिंग सॉइल में ग्रो करते हैं। कैसे ग्रो कर पाते हैं? वहां पे सॉइल से जो साल्ट उनकी साइटोप्लाज्म में आता है, सपोज दैट ये सेल है, ठीक है, और ये सॉइल है, यहां से क्या हुआ, सॉल्ट मान लीजिए सोडियम आयन ये सेल में आ गया। ठीक है, अब इस सेल में अक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक, तो यहां पे क्या होता है, ये सेल के अंदर तो आ गया है, लेकिन अगर सेल के अंदर रहेगा तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो क्या होता है, इस सोडियम आयन को बाहर निकाल दिया जाता है। कैसे बाहर निकाल दिया जाता है? सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्टर्स उनकी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्टर्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? उनकी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। हेलोफाइट्स के सेल मेम्ब्रेन में एक सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्टर पाया जाता है। ठीक, वो क्या करता है, जब प्रोटॉन सेल के अंदर आया तो सोडियम आयन को सेल के बाहर निकाल दिया। एपोप्लास्ट में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन होता है, मैंने आपको बताया था पी टाइप एटीपेज जो होते हैं जो प्रोटॉन को एपोप्लास्ट में पंप करते रहते हैं। ठीक, अब ये प्रोटॉन अंदर की तरफ मूव कर जाएगा तो सोडियम बाहर की तरफ मूव करके चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है हेलोफाइट्स में? हेलोफाइट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्टर प्रेजेंट होता है, एंटीपोर्टर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, सोडियम आयन को बाहर फेंक देते हैं और प्रोटॉन को अंदर ले आते हैं, और इस तरह से अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, इसीलिए ये आसानी के साथ साल्ट कंटेनिंग जो सॉइल होती है वहां पे ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, अरेबिडोप्सिस थैलियाना के पास ऐसा ही एक एंटीपोर्टर देखा गया है जिसको कहा जाता है ATNX1। इसको आप लोग याद रखिएगा। ATNX1 बेसिकली क्या है, ये एक सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्टर है। पाया कहां जाता है? अरेबिडोप्सिस थैलियाना की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको बताया यहाँ पे। इसका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जो मैं आपको प्लांट में बताया था बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये हेलोफाइट्स के सर्वाइवल में। ठीक है, तो ATNX1 उसका नाम है, आप लोग याद रखिएगा, और वो क्या है बेसिकली सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्टर है। ठीक, तो इतना मुझे आपको बताना था प्लांट्स में जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है। ठीक है, कुल मिला के मैंने आपको मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्टेशन था, उसका बेसिक प्रिंसिपल कितने टाइप का होता है, क्या था, कैसे था, आयन चैनल, कैरियर, सारी चीजों के बारे में लगभग फिनिश कर चुका हूँ। ठीक है, एक समरी लेक्चर में और बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं आपको पूरी समरी दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो छूट गए हैं, जो मैंने कहीं और से नोट किए हैं, आपके इस पूरी सीरीज से हट के है थोड़ा सा वो, उसको मैं वहां पे डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, 15 से 20 मिनट का लेक्चर और बनेगा जिसमें मैं आपको सारे की पॉइंट्स बताऊंगा जहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक खत्म है, और मुझे लगता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट वाली जो यूनिट थी वो भी यहीं पे फिनिश हो जाती है। एक चीज बचता है बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो बल्क ट्रांसपोर्ट मैं अभी पढ़ाऊंगा या फिर आपको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के साथ में पढ़ाऊंगा, वो मैं बाद में डिसाइड करूंगा। लेकिन नेक्स्ट जो मैं शुरू करने वाला हूं, मैं सेल सिग्नलिंग स्टार्ट करूंगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा, मैं सेल सिग्नलिंग के बारे में आपको पहले बताऊंगा। उसके बाद जब मैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बताऊंगा तो उसके बाद मैं आपको वहीं पे बल्क ट्रांसपोर्ट भी एक्सप्लेन करूंगा, साथ में ही बल्क ट्रांसपोर्ट भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो कुल मिला के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम कुछ की पॉइंट्स की बात करेंगे, उसके बाद सेल सिग्नलिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारे लेक्चर्स कॉन्सेप्चुअल लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो नीडी स्टूडेंट है वहां तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। बहुत ही अपडेटेड और बहुत ही
कॉन्सेप्ट बेस्ड मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।